हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक ऑर्डर 9 जो है अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस। मतलब कि हमें एक बार हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि सूट का प्रोसेस कैसे होता है। अपीयरेंस मतलब जब पार्टी को सम्मन्स इशू कर दिए गए, देयर आफ्टर जब सपोज करो डिफेंडेंट को सम्मन इशू किए, वो अपीयर नहीं हुआ, या प्लेंटिव ने सूट फाइल किया, डिफेंडेंट को सम्मन चले गए, डिफेंडेंट सम्मन्स के ऊपर आ गया पर प्लेंटिव नहीं आ रहा है, तो उस केसेस में कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सम्मन्स है उसके लिए ऑर्डर 5 है, वो अलग से हम करेंगे। ऑर्डर 5 जो है विद रिगार्ड टू सम्मन्स है, वो बताता है कि सम्मन्स कैसे सर्व होंगे, डिफेंडेंट के ऊपर मोर देन वन डिफेंडेंट है तो कैसे होंगे, सब्सटीट्यूटेड सर्विस, वो सारा सम्मन्स के ऊपर है ऑर्डर 5। तो जो सम्मन्स जाते हैं और सर्व हो जाते हैं उसके बाद का प्रोसीजर यहाँ पे है। अगर सपोज करो हम ब्रीफ में एक सूट का प्रोसेस ही डिस्कस कर लेते हैं। प्लेंट आई, सम्मन्स इशू हुए डिफेंडेंट्स को, सम्मन सर्व्ड, डिफेंडेंट अपीयर्ड, रिटन स्टेटमेंट फाइल्ड, इश्यूज फ्रेम्ड, प्लेंटिफ एविडेंस, डिफेंडेंट एविडेंस, आर्गूमेंट एंड जजमेंट। ये होता है प्रोसेस। जब प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल कर दी, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेंट कोर्ट विल इशू सम्मन्स टू द डिफेंडेंट, तो वो डिफेंडेंट्स को सम्मन इशू करेगी। डिफेंडेंट को जब सर्व हो जाएंगे उसके बाद उसको अपीयरेंस देनी पड़ेगी, अपनी अपीयरेंस के बाद उसको रिटन स्टेटमेंट देनी है। तो ऑर्डर 9 डील करता है कि उसने अपीयरेंस दी नहीं दी, या देने के बाद में नहीं आया, कि एक डेट पे आ गया उसके बाद नहीं आया, या प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया, प्लेंटिफ उसके बाद आ नहीं रहा, या प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया, सम्मन गए, सम्मन सर्व हो गए, डिफेंडेंट आ गया, डिफेंडेंट भी आ रहा, उसके बाद प्लेंटिफ नहीं आ रहा, तो उस केसेस में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या क्या एक्शन ले सकती है कोर्ट, उसके बारे में ऑर्डर 9 है। ऑर्डर 9 रूल 1 से शुरू करते हैं। पार्टीज टू अपीयर ऑन डे फिक्स्ड इन सम्मन्स फॉर डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर ऑन द डे फिक्स्ड इन द सम्मन्स, मतलब कि जो सम्मन्स इशू होंगे डिफेंडेंट को, उसमें कोर्ट का नाम भी बताया जाएगा और टाइम भी बताया जाएगा, डेट भी बताया जाएगा कि कितने बजे आपने अपीयर होना है। फिक्स्ड इन द सम्मन्स फॉर द डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर, टू अपीयर एंड आंसर द पार्टीज शैल बी इन अटेंडेंस एट द कोर्ट हाउस इन पर्सन और बाय देयर रिस्पेक्टिव प्लीडर्स। मतलब क्या है कि सिविल सूट है, इसमें या तो डिफेंडेंट और प्लेंटिफ इन पर्सन अपीयर हो सकते हैं या थ्रू प्लीडर्स हो सकते हैं। एंड द सूट शैल देन बी हर्ड अनलेस द हियरिंग इज एडजर्न टू अ फ्यूचर डे फिक्स्ड बाय द कोर्ट। मतलब कि सूट को सुना जाएगा, नहीं तो कोर्ट को अगर लगेगा तो वो एडजर्न भी कर सकती है। बहुत सिंपल है ये। आगे है डिसमिसल ऑफ अ सूट वेयर सम्मन्स नॉट सर्व्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्लेंटिव्स फेलियर टू पे कॉस्ट, जो हमने ऊपर की थी उसमें ऑर्डर 7 में। ऑर्डर 7 रूल 11 में था कि क्लॉज ई में कि अगर ऑर्डर 7 रूल 9 की कंप्लाइंस नहीं की गई तो कोर्ट प्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है। वो कंप्लाइंस क्या थी कि प्लेंटिफ ने एक तो नंबर ऑफ डिफेंडेंट्स के अकॉर्डिंगली प्लेन पेपर पे प्लेंट को प्रिंट करके देना है और जो सम्मन्स की फीस है उसको जमा करवाना है। Here they are talking about the dismissal of the suit, where on the day so fixed it is found that summons has not been served upon the defendant in the consequence of the failure of the plaintiff to pay the court fee or postal charges if any chargeable for such service, or failure to present copies of the plaint as required by rule 9 of order 7, the court may make an order that the suit be dismissed। यहाँ पे डिसमिसल ऑफ सूट है, वहाँ पे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट था, दोनों में ओवरलैपिंग लग रही है, बट वहाँ पे 7 दिन का टाइम दिया है कि 7 दिन के अंदर देना है। इफ़ ही विल नॉट गिव विद इन द 7 days आइदर द कोर्ट एक्सटेंड द पीरियड और द कोर्ट में रिजेक्ट द प्लेंट। बट यहाँ पे है जब डेट फिक्स के लिए सूट आता है तो कोर्ट देखती है कि डिफेंडेंट को सम्मन इसलिए नहीं सर्व हुए क्योंकि ऑर्डर 7 रूल 9 की कंप्लाइंस नहीं हुई या इसने चार्जेस फॉर द सेंडिंग द सम्मन्स आइदर बाय कोरियर और कोर्ट प्रोसेस वो जमा नहीं करवाए हैं, इस वजह से डिफेंडेंट को सर्विस नहीं हो सकी।
तो कोर्ट कैन डिसमिस द सूट मीन्स कोर्ट की पावर है, द कोर्ट में, यहाँ पे पावर है, डिस्क्रिशन है, द कोर्ट में डिसमिस द सूट, कोर्ट की डिस्क्रिशन है, कोर्ट को अगर लगता है कि कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं या इसके पास रीजनेबल कॉज है जिसकी वजह से ये जमा नहीं करवा पाया, तो कोर्ट में ग्रांट मोर टाइम टू द प्लेंटिव, सॉरी आगे है, प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड इफ सॉरी no provided that no such order shall be made if notwithstanding such failure the defendant attends in the court in person or by agent when he is allowed to appear by agent on the date fixed for him to appear and answer। मतलब कि सपोज करो कोर्ट ने तो 10 जनवरी 2021 के समन निकाल दिए डिफेंडेंट को, और 10 जनवरी 2021 को जब देखा कि डिफेंडेंट को सम्मन सर्व नहीं हुए, और क्योंकि प्लेंटिफ ने ना तो कंप्लाइंस की थी इसकी ऑर्डर 7 रूल 9 की, ना उसने चार्जेस जमा करवाए थे, देन द कोर्ट में डिसमिस द सूट। बट क्या होता है कि जब सूट को कॉल किया जाता है तो डिफेंडेंट खुद अपीयर हो जाता है विदाउट सर्विंग द समन, देन कोर्ट शैल नॉट मेक द ऑर्डर एज प्रोवाइडेड अंडर दिस रूल अबव, अंडर रूल 2। तो कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगी जब डिफेंडेंट अपीयर हो गया। बेसिक पर्पस जो सम्मन का है वो सिर्फ अपीयरेंस लेने के लिए डिफेंडेंट की, वो आगे कोर्ट के आगे अपीयर हो सके। अगर वो बिना सम्मन के भी आगे अपीयर हो जाता है देन द कोर्ट विल नॉट पास एनी ऑर्डर अंडर रूल 2। आगे है वेयर नीदर पार्टी अपीयर सूट टू बी डिसमिस्ड, मतलब कि वेयर प्लेंटिफ इज नॉट अपीयर्ड एंड डिफेंडेंट इज ऑल्सो नॉट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट, वेयर नीदर पार्टी अपीयर्स व्हेन द सूट इज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर दैट द सूट बी डिसमिस्ड। मतलब कि दोनों पार्टी, नीदर वर्ड है, नीदर, इधर नहीं नीदर, दोनों पार्टी अपीयर नहीं होती, देन द सूट मे बी डिसमिस्ड, यहाँ पे भी मे है, द कोर्ट आइदर मे डिसमिस द सूट और मे एडजर्न द सूट। कोर्ट को लगता है कि अगर एडजर्नमेंट दे दो, एक ग्राउंड देख लेते हैं, 1-2 डेट देख लेते हैं, अगर नहीं आते तो डिसमिस इन डिफॉल्ट कर देंगे, दिस इज कॉल्ड डिसमिसल इन डिफॉल्ट। तो कोर्ट देखती है, क्योंकि अगली डेट पे अगर प्लेंटिफ आके अपना रीजनेबल कॉज दिखा देगी कि पिछली डेट पे मैं क्यों नहीं आया, देन द कोर्ट हैज़ टू सेट असाइड द डिसमिसल ऑर्डर। तो इसी वजह से कोर्ट में डिसमिस द सूट राइट अवे, और द कोर्ट में पास एनी अदर ऑर्डर विच इट मे डीम्स फिट, और इट में पास द एडजर्नमेंट ऑर्डर, जैसा मर्जी ऑर्डर पास कर सकती है कोर्ट। क्लॉज 4 क्या कहता है, वेयर द सूट इज डिसमिस्ड अंडर रूल 2, अंडर रूल 2 मतलब कि जो उसने कोर्ट फीस वगैरह नहीं दी और ऑर्डर नंबर 7 रूल 9 की कंप्लाइंस नहीं की, और रूल 3 वेयर बोथ द पार्टीज आर एब्सेंट, द प्लेंटिफ में सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन ब्रिंग अ फ्रेश सूट, मीन्स ऑर्डर 2 और रूल 2 और रूल 3 के अंडर जो डिसमिसल है हो जाता है, देन सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन। सपोज करो यहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट हुआ, यहाँ पे दोनों पार्टीज एब्सेंट होगी और कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, ये लिमिटेशन पीरियड है इस सूट के इनिशिएशन का, जो इस सूट को फाइल किया है, फाइलिंग ऑफ द सूट, ये इसका लिमिटेशन पीरियड था, यहाँ पे फाइल हो गया, यहाँ पे लिमिटेशन एक्सपायर होना था। तो प्लेंटिफ में फाइल अ फ्रेश सूट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन, अगर तो यहाँ पे कर दे तो विद इन लिमिटेशन है, अगर यहाँ पे करे इट इज़ बार्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन। तो विद इन लिमिटेशन उसको फ्रेश सूट फाइल कर सकता है, और क्या कर सकता है, ही मे अप्लाई फॉर एन ऑर्डर टू सेट द डिसमिसल असाइड, कि वो कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकता है एप्लीकेशन लगा के कि जो उसका डिसमिसल है, डिसमिसल इन डिफ़ॉल्ट है, उसको सेट असाइड कर दिया जाए और सूट को रिस्टोर बैक कर लिया जाए। एंड इफ़ ही सेटिस्फाइज द कोर्ट that there was a sufficient cause for such failure as is referred to in rule 2 or for his non-appearance as the case may be, the court shall make an order setting aside the dismissal and shall appoint a day for proceeding with the suit। मतलब ये कि अगर प्लेंटिव अपना सफिशिएंट कॉज दिखा दे कि वो ऑर्डर 9 रूल 2 की कंप्लाइंस क्यों नहीं कर सका, या रूल 3 में वो जो एब्सेंट हुआ है
उसके रिगार्डिंग उसका सफिशिएंट कॉज है, मतलब कि जिस दिन डेट फिक्स थी कोर्ट की हियरिंग की, वो कोर्ट आ रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, इस वजह से वो कोर्ट के आगे अपीयर नहीं हो सका। तो ऐसा कोई रीजनेबल कॉज अगर शो कर देता है, देन द कोर्ट शैल set aside the dismissal order and will restore the suit back and will fix a date for hearing। यहाँ पे चीज़ देखिए आप कि अगर वो फ्रेश सूट फाइल करता है और सेटिंग असाइड करता है तो क्या क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं। देखिए, एक तो फ्रेश सूट का अगर हमने जैसे देखा, यहाँ पे प्लेंट फाइल हुई, यहाँ पे एब्सेंट हुआ, यहाँ पे सूट डिसमिस हुआ, ये इसका लिमिटेशन पीरियड था। अगर तो उसने फ्रेश सूट फाइल करना है तो यहाँ पे करेगा, उसको फ्रेश सूट के लिए लिमिटेशन देखना पड़ेगा, इससे पहले पहले करना पड़ेगा, मीन्स यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में कहीं पे भी कर सकता है, और फ्रेश कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे फ्रेश सूट फाइल करता है, इट विल बी बार्ड बाय लिमिटेशन। अब आ गया सेटिंग साइड का, यहाँ पे सूट फाइल हुआ, यहाँ पे एब्सेंट हुआ, यहाँ पे सूट डिसमिस हुआ। सूट डिसमिस की सेटिंग साइड कराने का टाइम पीरियड 30 डेज है। सपोज करो डिसमिसल के 15 दिन बाद लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया इस कॉज ऑफ एक्शन का, तो उसने एप्लीकेशन यहाँ पे लगाई, इसके भी 10 दिन बाद एप्लीकेशन फॉर सेटिंग साइड, तो वो यहाँ पे जाके डिसाइड हुई। देन यहाँ पे अगर कोर्ट अलाउ कर देती है रेस्टोरेशन, इट विल बी डीम्ड दैट ही वॉज प्रेजेंट ऑन द डेट व्हेन ही वॉज कंसिडर्ड टू बी एब्सेंट। यहाँ पे डीम कर लिया जाएगा कि वो यहाँ पे प्रेजेंट था, तो सूट आगे कंटिन्यू यहीं से हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली विद इन लिमिटेशन पीरियड आ जाएगा। हालांकि ऑर्डर लिमिटेशन के बाद हुआ है, बट उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आके यहाँ पे आके वो डीम्ड कर लिया जाएगा कि जहाँ जब वो एब्सेंट गिना गया था उस दिन वो प्रेजेंट था, तो डीम कर लिया जाएगा, रिट्रोस्पेक्टिव आ जाएगा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट द एप्लीकेशन वॉज फाइल्ड आफ्टर द लिमिटेशन पीरियड, और ऑर्डर भी उसके बाद आया है। लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड इज 30 डेज। 30 डेज का टाइम पीरियड है सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन लगाने के लिए। अगर ये 30 डेज का टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाए तो क्या होगा, सपोज करो यहाँ पे सूट डिसमिस हुआ, ये 30 डेज का लिमिटेशन पीरियड है, 30 डेज। अगर तो इसके बीच में लगाता है एप्लीकेशन, देन इट इज विद इन लिमिटेशन। इसके बाद लगाता है, देन इट विल द प्लेंटिफ विल फाइल 2 एप्लीकेशंस, एक तो सेटिंग असाइड की, एक कंडोनेशन ऑफ डिले की अंडर सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। यहाँ पे 2 एप्लीकेशन लगाएगा कि इसकी एक तो जो ये डिले है इसको कंडोन किया जाए, और इसकी जो 30 डेज़ की अपना विद इन 30 डेज़ है, और जो सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन है उसको डिसाइड किया जाएगा इसके पास सफिशिएंट ग्राउंड है। तो ये डिले के लिए भी अपना सफिशिएंट कॉज देगा। जब डिले पहले कोर्ट डिसाइड करेगी कि डिले कंडोन करनी है कि नहीं करनी, अगर कर देती है तो इट विल बी डीम टू बी फाइल्ड विद इन द लिमिटेशन पीरियड, और उसके बाद इसको मेरिट्स पे डिसाइड कर देगी कोर्ट। आगे है डिसमिसल ऑफ सूट वेयर प्लेंटिफ आफ्टर समन्स रिटर्न्ड अनसर्व्ड फेल्स फॉर 1 month टू अप्लाई फॉर फ्रेश समन्स। मतलब कि वेयर आफ्टर समन्स हैज़ बीन इशू टू द डिफेंडेंट, समन्स तो इशू कर दिए डिफेंडेंट को, और टू वन ऑफ द सेवरल डिफेंडेंट्स, एक से ज़्यादा है तो डिफेंडेंट तो एक या एक से ज़्यादा को समन्स इशू हो गए, एंड रिटर्न्ड अनसर्व्ड, कि डिफेंडेंट को समन इशू हुए बट सर्व नहीं हुए, अनसर्व्ड करके वो वापस आ गए कोर्ट में। द प्लेंटिफ फेल्स फॉर ए पीरियड ऑफ 7 days, for a period of 7 days from the date of return made to the court by the officer ordinarily certifying to the court returns made by the serving officer to apply for the issue of fresh summons. Sorry. The court shall make an order that the suit be dismissed as against such defendant unless plaintiff has within said period satisfied the court that he has failed after using his best endeavor to discover the residence of the defendant who has not been served, or such defendant is avoiding service of process, or there is any sufficient cause for extending the time in which the court may extend the time for making such application for such period as it thinks fit. मतलब कि सपोज करो एक डिफेंडेंट है, उसको समन गए, अनसर्व्ड आ गए, या एक से ज़्यादा
डिफेंडेंट है उसमें से एक को समन्स गए थे बट वो अनसर्व्ड आ गए, चाहे बाकियों को सर्व हो गई हो, तो उस केस में जब अनसर्व्ड आ जाते हैं, अनसर्व्ड आने के 7 दिन के अंदर, याद रखिए विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर जो टाइम पीरियड है आपको बता रहा हूँ, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। 7 दिन के अंदर प्लेंटिफ को फ्रेश समन्स इशू करवाने के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अगर वो अप्लाई नहीं करता देन द कोर्ट शैल डिसमिस द सूट। कोर्ट शैल, यहाँ पे इन्होंने जो शैल लिखा है, कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर दैट द सूट बी डिसमिस्ड, ये शैल है वो डायरेक्टरी है, एक तरह का मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि नीचे इन्होंने क्लॉजेस दिए हैं जहाँ पे कोर्ट इस ऑर्डर को अवॉइड भी कर सकती है। द कोर्ट शैल मेक द ऑर्डर ऑफ द डिसमिसल ऑफ द सूट, कि सूट को डिसमिस किया जाए, कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है, पर ये कोर्ट ऑर्डर पास नहीं करेगी अगर प्लेंटिफ ये 3 चीज़ें कर देता है। पहले तो वो बता देता है कि उसने बहुत ट्राई की जी कि डिफेंडेंट का करेक्ट एड्रेस मिल सके पर उसको मिल नहीं पाया, इस वजह से वो दोबारा सम्मन इशू नहीं करवा पाया। पहले सम्मन सर्व होने के लिए गए थे, उसकी रिपोर्ट ये आएगी डिफेंडेंट इज़ नॉट रिजाइडिंग हियर, तो प्लेंटिफ ने बहुत ट्राई की कि उस डिफेंडेंट का कोई नया एड्रेस मिल जाए, उसको नहीं मिला, इस वजह से सम्मन वो दोबारा इशू नहीं करवा सका। देन द कोर्ट में अवॉइड टू पास एन ऑर्डर फॉर द डिसमिसल। आगे है, या वो प्रूव कर दे कि सम्मन तो डिफेंडेंट के पास गए थे जी, पर उसने किसी शरारत की वजह से या जानबूझ के उसने अवॉइड कर रहा है वो लेने के लिए, तो कोर्ट वो डिसमिसल का ऑर्डर पास नहीं करेगी। या वो कोई भी सफिशिएंट कॉज बता दे कि रीज़न क्या एक्सटेंड करने का, अगर वो बता दे कि वो बीमार हो गया था जी, वो 7 दिन के लिए इसलिए नहीं आ सका, या उसका एक्सीडेंट हो गया था, घर में किसी की डेथ हो गई थी, उसको किसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस की वजह से बाहर जाना पड़ा, आउट ऑफ कंट्री था, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, अगर वो सफिशिएंट है तो देन द कोर्ट में एक्सटेंड द टाइम फॉर द इशूएंस ऑफ द समन्स, वो टाइम एक्सटेंड कर सकती है और सूट को डिसमिस नहीं करेगी। आगे क्या है, इन सच केस द प्लेंटिफ में सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन ब्रिंग अ फ्रेश सूट, मतलब कि अगर सूट को कोर्ट डिसमिस कर देती है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया, तो प्लेंटिफ कैन ब्रिंग अ फ्रेश सूट सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन, जो हमने डिस्कस किया लिमिटेशन के। तो हमने क्या देखा कि ऑर्डर 9 रूल 1 to 5 के अंदर 3 रूल्स के अंदर कोर्ट सूट को डिसमिस कर सकती है। पहला कि उसने कोर्ट फीस जमा नहीं कराई, और ऑर्डर 7 रूल 9 की कंप्लाइंस नहीं की, उसमें डिसमिसल हो सकता है। पार्टीज एब्सेंट होगी, डिसमिसल हो सकता है। समन्स को इशू नहीं करवाया विद इन 7 डेज, तो डिसमिसल हो सकता है। बट ये जो तीनों डिसमिसल ऑफ सूट हैं, इसमें क्या है, जो ऑर्डर 2 और 3 है उसमें 4 में लिखा है कि आप चाहे फ्रेश सूट भी फाइल कर सकते हैं या उसको रिस्टोर बैक भी करवा सकते हैं। रिस्टोर बैक कराने में क्या उसको हेल्प हो जाएगी, एक तो अगर लिमिटेशन क्रॉस हो चुका है तो रिस्टोर बैक में लिमिटेशन का चक्कर नहीं पड़ेगा, एक उसको दोबारा कोर्ट फीस नहीं देनी पड़ेगी। अगर वो फ्रेश सूट फाइल करता है तो उसको दोबारा कोर्ट फीस देनी पड़ेगी और सब्जेक्ट टू लिमिटेशन होगी। बट जो रूल 5 है इसमें रेस्टोरेशन की पावर नहीं है कोर्ट के पास। द कोर्ट या तो उसको सूट को डिसमिस नहीं करेगी और एक्सटेंड कर देगी टाइम, या अगर डिसमिस कर दिया तो प्लेंटिफ को फ्रेश सूट ही फाइल करना पड़ेगा और इट विल सब्जेक्ट टू द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अगर वो लिमिटेशन से बाहर होगा तो देन फ्रेश सूट विल बी बार्ड बाय लिमिटेशन, तो उसमें कोई लीनियंसी नहीं होगी, तो वो बार्ड हो जाएगा। बाहर हो जाएगा तो कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो इस वजह से जो रूल फाइल की कंप्लाइंस है वो ध्यान से, पर कोर्ट नॉर्मली लिबरल होती है कि अगर 7 दिन में नहीं किया तो कोर्ट नॉर्मली एक्सटेंड कर देती है टाइम, इतने हार्श ऑर्डर पास नहीं करती। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट वर्ड शैल यूज़ किया है, बट शैल का मतलब वो मैंडेटरी नहीं है, वो डायरेक्टरी प्रोविजन है। यहाँ पे कोर्ट को डायरेक्शन दी गई है कि आप डिसमिस करेंगे, बट इफ़ देयर आर सर्कमस्टांसिस कि डिसमिसल को अवॉइड किया जा सकता है या कोई रीजनेबल ग्राउंड है तो आप अवॉइड कर देंगे। आज हम इस लेक्चर में ये 5 रूल्स ही करेंगे, आगे आ रहे रूल और डिटेल में करने पड़ेंगे, वो टाइम ज़्यादा लेंगे, तो उसको हम अलग लेक्चर में कवर करेंगे और अलग लेक्चर में जब कवर करेंगे सारा ऑर्डर 9 हम कवर कर देंगे। थैंक यू।